ठीक है, तो हमारे सारे रिकॉर्ड, ये सेशन रिकॉर्ड किया जाएगा और इस सेशन में आप कभी भी जरूर इस ग्राफोलॉजी के बेसिक को समझिए और एडवांस समझना है या इसमें अपना कैरियर बनाना है या इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो जरूर प्रिया जी के कॉन्टेक्ट हम सारे ग्रुप में शेयर करेंगे, तो आप उनसे व्यक्तिगत रूप से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिया जी आप रेडी हो तो हमारी ऑडियंस भी रेडी है और हम भी रेडी है बुक और पेन के साथ, और आपके साथ आज हम अपनी हैंड राइटिंग से अपना नाम नहीं अपनी फ्यूचर और अपना किस्मत लिखने वाले हैं। तो चलिए प्रिया जी हमारी किस्मत की शुरुआत करते हैं। हमारी किस्मत को एक सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए हम पेन बुक लेकर रेडी हैं। तो थैंक यू अंजना जी, और हमारे इस सुनहरे अक्षर या हमारा सुनहरा भविष्य जो हमें बताने वाली है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ही जरूरी है। आज हमारे बीच है प्रिया महेश्वरी। शी इज एन इंटरनेशनल accurate and graphologist. She has analyzed more than 10,000 handwriting samples, worked with more than 2,000 students using graphotherapy. She has worked with corporates for recruitment, screening, signature analysis. She has done graphology for couples. Yes, हमारे और आपके जैसे हम नॉर्मल हमारे जो फ्रेंड्स जो हमारे कपल्स है उनके लिए भी उन्होंने ग्राफोलॉजी की है। She has done graphology for couple partners as well as business partners. She also conducts graphology classes. एक बात आपको बता दूं, वैसे तो प्रिया जी ने डायमंड ज्वेलरी में डिजाइनिंग की हुई है, यानी she has learned designing of diamond jewelry, और फिर वो एक ग्राफोलॉजिस्ट बनी है। मतलब सोचिए एक कलाकार जो एक सुंदर सा गहना बनाता है उसी को मतलब जो मोती है डायमंड्स है उसी को वो लेके आए हैं हमारे अक्षर में, हमारे शब्द में और हमारे अल्फाबेट्स में, और हमारे अक्षर शब्द या अल्फाबेट्स को मोती और डायमंड कैसे बनाया जाए और उसका नौलखा हार कैसे बनाया जाए जो आपके फ्यूचर, आपके कमिंग अप, आपके जितने प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो ओवर टू यू प्रिया महेश्वरी, ग्राफोलॉजिस्ट फ्रॉम यूके। वेलकम टू आवर सेशन एंड वी आर हियर रेडी टू हियर फ्रॉम यू एंड लर्न फ्रॉम यू। वेलकम प्रिया जी। You can mute yourself. Yes, Priya ji. Thank you so much for beautiful introduction. And पहले तो मैं सबसे बड़ा थैंक यू आप लोग की टीम को देना चाहूंगी कि आप लोग ने मुझे ही चूज किया। that shows trust in me. और ये ट्रस्ट मैं आप लोग से कभी नहीं I will not make it. Yeah, I hope मैं up to the mark इस पूरे सेशन में रहूं, एंड मेरा एक ही मोटो है कि जितनी नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊं इस गिवन टाइम में मैं उतना करूं। Yes, तो यहाँ पे आज नॉट मोर ऑफ स्पीकिंग रहेगा बट मोर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। सो एवरीबडी हैज टू बी रेडी विद द बुक, पेन, पेपर, या आप लोग के जैसे आप लोग अकेले अटेंड कर रहे हो तो आप लोग की फैमिली के जो सिग्नेचर्स हो या राइटिंग हो उसको भी आप साथ लेके बैठ जाइए, सो दैट आप अपना ही नहीं बट अपनी फैमिली वालों का भी एनालाइज कर पाए। तो आज मैं सबको एक छोटा छोटा एनालाइजर बना के रहूंगी। यस, सो अगर आप लोग रेडी हो अपने पेपर्स अपने सबके साथ में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए दैट यू आर रेडी विद एवरीथिंग। यस दे आर ऑल रेडी। वो तो हम 3 बजे के पहले ही से ही रेडी थे। स्टार्ट और देखिए धन धनाहत हम आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शुरू। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी व्हाट इज ग्राफोलॉजी। ठीक है, तो ग्राफोलॉजी में हम समझते हैं कि सिर्फ हैंडराइटिंग और सिग्नेचर ही आता है, ऐसा नहीं है। ग्राफोलॉजी में पेंटिंग्स, डूडल्स, स्कल्पचर्स या हम स्क्रिबल्स भी बोल सकते हैं। तो यानी आप पेन पकड़ते हो वहां से स्टार्ट हो जाती है आपकी ग्राफोलॉजी, और उसके बाद में अगर आपने एक डॉट भी पेपर में रख दिया या एक कॉमा या एक छोटा सा कुछ बना दिया वो भी एनालाइज होता है। तो ग्राफोलॉजी आप देख रहे पूरी हैंडराइटिंग और सिर्फ उस पर बेस नहीं है। द मोमेंट यू होल्ड अ पेन, तो आप एक पेन होल्ड करने का एक वे होता है,
आप कितनी एनर्जी यूज करते हो पेन होल्ड करने में, फिर आप अपने कितनी एनर्जी पेपर में अपना हैंड को लिखने के लिए यूज करते हो, वहां से ग्राफोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। और आपको बताना चाहूंगी ग्राफोलॉजी कोई न्यू स्टडी नहीं है, बस ये है कि लोगों को इतना मालूम नहीं है। अब लोगों को ये चीज बहुत नॉलेज में आ रही है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मीडियम, टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम स्प्रेड कर पा रहे हैं। बट ग्राफोलॉजी इज रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो जब एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, जब लोगों का प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, तब से वहां से ये ग्राफोलॉजी आई है। लोग है ना, अब जैसे पुराने जमाने में हमको केव्स में पेंटिंग मिलती है, हमें स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, तो हमें तो समझ में नहीं आता है ना कि उन्होंने क्या लैंग्वेज लिखी है। तो हम उस ग्राफ्स को समझ के ये समझ पाते हैं कि वहां पे कितना डेवलपमेंट था, इमोशनली एंड मेंटली वो लोग कितने डेवलप थे। तो ये स्टडी के थ्रू हम इस हद तक यूज करते हैं। ऑलराइट, सो ग्राफोलॉजी, अब आपको ये समझ में आ गया कि कुछ भी पेपर पे आ जाए वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ इसमें ना लैंग्वेज बैरियर है, ना इसमें एजुकेशन बैरियर है, तो कोई भी एनालाइज करवा सकता है और हम किसी को भी हेल्प कर सकते हैं ग्राफोलॉजी के थ्रू। ऑलराइट, एंड यहाँ से हम बिगिन करते हैं कि ग्राफोलॉजी में हम आपको छोटे छोटे कैसे, मैं आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम क्विकली एनालिसिस पे जाते हैं। अगर आप लोग पेपर रेडी है तो राइट योर नेम देयर एंड राइट वन सेंटेंस। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी। यस, टाइप का सेंटेंस लिखे, यानी आप ही एक बता दीजिए कौन सा सेंटेंस, यानी हम सभी फिर खुद का एनालाइज कर सके। माय नेम इज गुणवंती राखा, ऐसे लिखे। यस यस, माय नेम इज, हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, या हम वी कैन राइट एनीथिंग, लाइक आप कुछ भी एक सेंटेंस लिख दो, आज आपका दिन कैसा था, या फिर है ना, हाँ, तो यू कैन राइट एनीथिंग कि आपका दिन कैसा है, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो थ्रू ग्राफोलॉजी। तो हाँ, ऑल राइट, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन एंड फ्रॉम देयर वी कैन स्टार्ट। यस, ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं बात करूंगी जो हैंड राइटिंग होती है, तो बहुत तरह की होती है, छोटी होती है, मीडियम होती है, बड़ी होती है, स्लांट होती है, कोई राइट स्लांट जाता है, कोई लेफ्ट स्लांट जाता है, कोई हवा में लिखता है। तो उस चीज को हम कैसे एनालाइज कर सके। सो पहला चीज मैं स्टार्ट करूंगी बिग हैंड राइटिंग से। हम अक्सर देखेंगे बच्चों में ये बिग हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो I'll start with writing. Okay, I'll just write name. तो ये हो गई हमारी बिग राइटिंग। अब बिग राइटिंग से होता क्या है, आप देखोगे आप अपने बच्चों से रिलेट करना क्विकली, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ऑल राइट, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। यस, तो एंड ऑल्सो उनको बोलना बहुत अच्छा लगता है, वो लोग स्पीच में, वो लोग को डिबेट्स में आर्ग्यूमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। फिर हम आते हैं मीडियम राइटिंग में। यू विल सी दिस मीडियम राइटिंग, जो अक्सर की मीडियम राइटिंग होती है। ऑल राइट, सो मीडियम राइटिंग में क्या होता है कि बहुत ही बैलेंस्ड व्यवहार इसके होते हैं, हम नेचर के होते हैं, हम हर जगह से ढल जाते हैं। या तो हम है ना जिस कंपनी में जाते हैं हम उस कंपनी में अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबली ये कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं मीडियम राइटिंग। पर मीडियम राइटिंग के साथ वालों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनको कितनी बार समझ में नहीं आता है कि मेरी एग्जैक्ट पर्सनालिटी क्या है, बिकॉज वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि ये नहीं समझ में आता है कि यार क्या मैं कभी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, या कभी मैं बहुत शाय हो जाता हूँ। तो वहां बीच में ना बैलेंस करते करते वो थोड़ा कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं। ऑलराइट, अगर ऐसा किसी के साथ है, इफ यू कैन रिलेट इट, प्लीज टाइप यस ऑन कमेंट बॉक्स, तो हमें मालूम पड़ेगा यस यू आर एबल टू रिलेट इट और आप खुद का राइटिंग एनालाइज कर रहे हो। यस, और हम चलते हैं स्मॉल राइटिंग पे।
स्मॉल राइटिंग भी बहुत लोगों की पाई जाती है, स्पेशली विल फाइंड जो बिजनेस से रिलेटेड है, या जो बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट इन द सेंस ऑफ, क्योंकि वो लोग बहुत छोटी छोटी बारीक चीजों को ध्यान में रखते हैं, वो लोग बहुत सिंसियर होते हैं, दे आर वेरी मॉडर्स, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। तो इसलिए जो स्मॉल राइटिंग होती है उसको हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट लोगों की भी स्मॉल राइटिंग होती है। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग इतना डिटेल में कोई चीज के लिए घुस जाते हैं ना, और जो बड़ी राइटिंग होती है ना, वो इतना डिटेल में चीजों को नहीं घुसा पाते हैं। Yes, if you are able to relate to it, please type yes. तो हमें पता चलेगा yes are going correct and right, और आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही है। Yes. या जी कंटिन्यू सभी यस यस लिख रहे हैं, यानी आप जो बोल रहे हो वो रियली सभी को समझ में आ रहा है। Thank you, thank you. Fine. अब हम चलते हैं स्लांट राइटिंग। ओके, तो स्लांट्स कैसे होते हैं ना, मैं एक आपको ड्रॉ कर देती हूँ। एक होता है कि ये स्लांट जा रहा है, एक होता है स्ट्रेट लिख रहे हैं, एक होता है कि हम यहाँ पे स्लांट लिख रहे हैं। और इस वेरिएशन के मतलब एक ही फैमिली में आपको ये तीनों वेरिएशन के आपको ये डिग्री मिल जाएंगे। जो अगर मेरे को लाइन ड्रॉ करनी तो ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। ऑल राइट, तो इसमें से आपको एक चीज समझ में आएगा, द वेरी फर्स्ट थिंग, ये राइटिंग से हमें अपना सिटिंग पोस्चर समझ में आता है कि कौन किस तरह से बैठता है, यूजुअली एंड जनरली। ओके, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट राइटिंग वालों के लिए। तो आप कैसे देख रहे हैं, स्ट्रेट राइटिंग वाले हैं तो वो हमेशा एक है ना अपना एक मेंटेन करेंगे पोस्चर, फिर वो और हम अगर हम समझे कि वो कैसे लोगों से घुल मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो बहुत सिलेक्टिव लोगों से ही घुलते मिलते हैं, वो हर जगह नहीं घुसेंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि वो ईगोइस्टिक होंगे। ओके, तो वो अपने आप को पीछे भी नहीं खींचेंगे। पीछे खींचने वाले लेफ्ट स्लांट वाले होते हैं। कैन यू सी दिस लेफ्ट स्लांट? तो वो कैसे होता है ना, वो जनरली ऐसे बैठेंगे, वो ऐसे खड़े रहेंगे, तो वो हम बोलेंगे हाँ थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, ये वर्ड थोड़ा सेंसिटिव वर्ड है, बट यस वो लोग कैसे होंगे ना, जनरली लोगों से बात करना पसंद नहीं करेंगे या कम बात करेंगे, और उनको बुरा भी बहुत जल्दी लग जाता है बातों को, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट एवरीथिंग। ऑल राइट, फिर हम चलते हैं राइट स्लांट, ये वाला। अब राइट स्लैंट में क्या होता है कि वो लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, वो लोग ऐसा नहीं देखेंगे यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं क्यों बात करूं, ठीक है मैं जाके सामने वाले से बात कर देता हूँ। तो वो उस टाइप के होते हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी सोशल। तो वो लोगों को है ना लाइफ में कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑलराइट, पर राइट में भी ना बहुत सारे डिग्रीज होते हैं, बिकॉज यहाँ जब हम एनालाइज करते हैं ना तो हम ईच एंड एवरी एंगल, जैसे अभी 90 है और 90 से 88 गया, 88 से 86 गया, तो इतना माइन्यूट एंगल में पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती है। ऑलराइट, तो वो डिटेलिंग में मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ, बिकॉज उसके लिए बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी चाहिए, लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड एफर्ट्स। तो एक जनरल मैं आपको यहाँ पे हर चीज एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगी, सो दैट आप रिलेट कर पाओ एक ले मैन की तरह। ऑल राइट, एंड एनी क्वेश्चंस गुणवंती जी, कैन वी हैव? Still there are no questions because people are like following. आप जो बता रहे हैं वो कोरिलेट कर रहे हैं कि मेरी राइटिंग स्लांट है या स्ट्रेट है या राइट है या लेफ्ट है, और लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं। सो वेरी हैप्पी। आगे बढ़ते हैं, और जैसे प्रिया जी मैं कहना चाहूंगी, प्रिया जी, जनरली आपने जो फर्स्ट बताया है कि बिग राइटिंग एंड स्मॉल राइटिंग, आई मस्ट से वन थिंग, आई वाज अ ट्यूटर इन माय यंग एज। तो जब बच्चे छोटे होते तो वो बड़ी बड़ी राइटिंग्स लिखते हैं, क्योंकि वो कहीं पर भी इतना डीप में नहीं जाते हैं, मतलब बातों को ऊपर से देखते हैं, एकदम उसके डेप्थ में नहीं जाते। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनकी राइटिंग थोड़ी स्टेबल होती है, थोड़ी स्मॉल होती है। और जब किसी चीज में, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है, कोई डॉक्टर की डिग्री ले रहा है, जैसे किसी फील्ड के एकदम डीप में चला गया, तो उनकी हैंड राइटिंग स्मॉल हो जाती है। तो ये अक्सर देखा गया है, यानी आपका जो फर्स्ट रूल्स था बिग टू स्मॉल राइटिंग का जो क्राइटेरिया था, वो रियली मैंने एनालाइज किया, बहुत सारी हैंड राइटिंग लेकर बैठी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इट्स ट्रूली फैक्ट, क्योंकि छोटे बच्चे बड़ी राइटिंग से स्टार्ट करते हैं और जब वो उनके पास डिग्री आ जाती है तो उनकी राइटिंग थोड़ी स्मॉल हो जाती है, यानी उनका जो नॉलेज का डेप्थ बढ़ता जाता है।
ये लाइव बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जांपल एक डॉक्टर का होता है, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग तो सिर्फ केमिस्ट ही समझ सकता है। सी डॉक्टर्स की राइटिंग को हम यहाँ कंपेयर नहीं करेंगे। मैं आप लोग को It's a डॉक्टर्स की size. राइटिंग पर भी लाऊंगी, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छा आपने उठाया कि डॉक्टर्स की राइटिंग जनरली हमको ये समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर्स को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो सेगमेंट आप मुझे याद दिलाना, हम वो सेगमेंट जरूर लेंगे, बट अभी इस पे हम स्टिक रहते हैं जी। यस, ऑल राइट। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि किसी की राइटिंग स्लांट है, मतलब राइट में जा रही है, लेफ्ट में जा रही है या स्ट्रेट है, तो बहुत सीधी सी बात है, पेंसिल लो और इसके ऊपर से स्ट्रेच करना चालू कर दो लाइन, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज जो लोग छोटा लिखते हैं उनको अक्सर समझ में नहीं आता है कि उनकी डायरेक्शन कौन सी जा रही है। तो लाइन लो, स्ट्रेच करो और आपको मालूम पड़ जाएगा। यस, एंड अब हम चलते हैं। All right, and one second, and let me clear this out. ठीक है, और स्लांट राइटिंग में कुछ आप लोग को पूछना है या जानना है, वरना मैं उसको दूसरा टॉपिक लूं। Yeah, we can move forward. All right, fine. तो ये तो देख ली आप लोगों ने स्लांट राइटिंग। नाउ अब हम चलते हैं थोड़ा सा, जो हम नेम लिखते हैं, हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग ना कैपिटल लेटर्स छोटा लिखते हैं एंड बहुत लोग कैपिटल लेटर्स बहुत ज्यादा बड़ा लिखते हैं। तो दोनों ही चीजें बहुत गलत है। कैपिटल लेटर्स ना हमारा कॉन्फिडेंस बताता है। तो अगर आप बहुत छोटा लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपका बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट है। तो क्वालिटीज होने के बाद भी वो क्वालिटीज वो ला नहीं पाता है। तो हम कितनी बार बताते हैं कि नहीं, योर चाइल्ड इज वेरी सोशल, ही वांट्स टू बी सोशल, या ही इज वेरी गुड एट स्टेज परफॉर्मिंग। फिर पेरेंट बोलते हैं यार मेरा बच्चा तो पढ़ जाता ही नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो बिकॉज ही इज अंडर कॉन्फिडेंट। ऑलराइट, और ये जो बड़ी राइटिंग आती है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। तो हम क्या होता है ना, जब लेटर्स हम फर्स्ट लेटर जब बहुत बड़ा लिख जाते हैं तो जनरली अनइंटेंशनली हम लोगों को हर्ट कर जाते हैं अपने वर्ड्स से। तो वो भी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके बच्चे या आपके खुद में या लाइक यू नो योर हस्बैंड एनीवेयर, तो आप इसे देख सकते हैं। ऑलराइट, प्रिया जी, स्मिता जी पूछ कि शी हैज अ मिक्स हैंडराइटिंग, मींस बड़े से स्टार्ट करती हैं, फिर छोटे हो जाती है और फिर कर्सिव पे चली जाती है। तो व्हाट डज दैट मीन? क्या होता है ना, ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अक्सर हम देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मिक्स हैंड राइटिंग आ जाती है। तो क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इतने लोगों के साथ डील करना होता है कि हम खुद क्या है हम भूल जाते हैं। तो हम कैसे होता है ना, हम विद द फ्लो जाने वाले जो लोग होते हैं ना, विद द फ्लो चलो, जैसे लोग हैं उनके साथ वैसा डील करो। तो हम अपनी खुद की पर्सनालिटी तो भूल जाते हैं। तो हम है ना कुछ इसकी पर्सनालिटी का लेते हैं, कुछ इसकी पर्सनालिटी का लेते हैं और कुछ हमारी पर्सनालिटी का हमारे पास आता है। तो इसलिए वो मिक्स्ड राइटिंग हो जाती है, पर वो वैसा नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। अगर आपकी मिक्स्ड पर्सनालिटी राइटिंग है तो यू हैव टू मेक इट एट वन सर्टेन पॉइंट कि कैसी आपकी राइटिंग हमेशा आपको रखनी है, सो दैट जो आपकी इंडिविजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, वो आपके पास ही रहनी चाहिए। तो अगर आपकी मिक्स कॉम्बिनेशन है तो प्लीज गेट इट राइट। ओके, या आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपकी जो लगता है आपकी एवरेज में जो राइटिंग लिखते हैं तो फॉलो दैट एवरेज वाला, कि जो सबसे ज्यादा जो पैटर्न आप फॉलो करते हो। यस, ऑल राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ हम इस ग्राफोलॉजी को यूज कर सकते हैं। एंड ग्राफोलॉजी ने मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा बात समझाई है कि ग्राफोलॉजी स्टडी कैसी होती है ना, हमें राइटिंग से पता चलता है एंड सिग्नेचर से पता चलता है। ये चीज मैंने आपको अभी बोली है।
बट एक ये चीज बताती है कि ग्राफोलॉजी हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता है। तो ग्राफोलॉजी करता क्या है? ग्राफोलॉजी आपकी पर्सनालिटी बताता है, ग्राफोलॉजी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके इमोशंस बताता है, आपका मेंटल स्टेबिलिटी बताता है, आपके सारे इंटरेस्ट बताता है, आपकी चैलेंजेस बताता है लाइफ में कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब आप लोग बोलोगे यार हमें भी पता है हम क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली बड़ी बात यह है कि किस रीजन की वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आता है। तो वो चीज वो बताता है, रूट्स बताता है कि आपके क्या थॉट्स, आपके क्या एक्शंस है जिस वजह से आपके कॉम्प्लिकेशंस या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। तो व्हाट वी डू, फिर हम वो कॉज पे वर्क करते हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा ना, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपके एक्शंस चेंज हो जाएंगे, आपके वर्ड्स चेंज हो जाएगा, आपका पूरा देखने का एक नजरिया चेंज हो जाएगा। तो फिर वो रिजल्ट आपको मिलने लगेगा कि जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, या वो चीजें आपकी सॉर्ट होने लगेगी जो आपको चैलेंज लग रही थी। ऑल राइट, एंड ये चीज हमें बताता है कि पता है इसमें ना ग्राफोलॉजी ने एक बात मुझे बहुत अच्छी सिखाई कि हम किसी को भी लाइफ में ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर ये मेरा काम सही नहीं हो रहा है बिकॉज उस दिन ऐसा हो गया मेरे साथ, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, यार मेरा तो लक ही खराब था। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये मुझे सिखाता है, जैसे भगवत गीता हमें बोलता है कि जो भी आपकी लाइफ में होता है वो सब आपके एक्शंस और आपके थॉट्स और आपकी वर्ड्स की वजह से होता है। तो यही यहाँ रिलेट करता है कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्टार गलत है या आपका कोई प्लैनेट गलत है, वो स्टडी अलग है और ये स्टडी अलग है। यहाँ पे आपको सिर्फ बताएगा कि आप क्या स्टेप ले रहे हो या आपकी सोच किधर जा रही है। तो हर चीज आप बोलते हैं ना, जैसे यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ, तो ये बताता है कि हाउ यू आर यू टेकिंग इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। तो प्रिया जी, क्या इसका मतलब ये है कि हमारे मूड के हिसाब से और टाइम के हिसाब से हमारी हैंडराइटिंग चेंज होती है? बिल्कुल, राइटिंग कीप्स ऑन चेंजिंग। जो हमारी बेसिक नेचर होता है ना, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन हमारे खुशबू जी ने पूछा है कि क्या मूड के हिसाब से हमारा हैंडराइटिंग चेंज होती है क्या? यस, तो जो बेसिक मूड के हिसाब से राइटिंग चेंज होती रहेगी, पर जो आपकी बेसिक राइटिंग है ना वो चेंज नहीं होगी। मूड के हिसाब से कभी स्लांट इधर उधर हो गया, कभी प्रेशर इधर उधर हो गया, लाइन के थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये सारी चीजें होगी, पर जो हमारी बेसिक है वो चेंज नहीं होगी। यस, और कुछ लोग होते हैं जो ट्रायल्स करते रहते हैं अपनी राइटिंग के साथ में, कभी बड़ा लिखते हैं, कभी छोटा लिखते हैं, कभी बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो वो ट्रायल्स नहीं करने चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, यहाँ पे एक लाइन भी अगर आपने एक ऑल्टरेशन किया अपनी ग्राफ राइटिंग में, तो क्या होता है ना कि वो थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है। तो क्या पता शायद वो आपकी पर्सनालिटी ना हो और कुछ और पर्सनालिटी आपके अंदर आ रही हो, या आपके अंदर कुछ और एक बिहेवियर सेट हो रहा हो जो आपके इसीलिए शायद सेल्फ गलत है। ऑल राइट, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हम कहाँ कहाँ ग्राफोलॉजी को यूज कर सकते हैं। प्रिया जी, राइटिंग की बात चल रही है, स्लांट और स्लेट, तो हमारे कुछ ऑडियंस है वो एयर में लिखते हैं, यानी जो हमारी लाइंस है उसके ऊपर, या तो वो स्टार्ट में एयर में करते हैं और लैंड अप ऑन द लाइन, या तो वो लाइन पे लिखते हैं दे एंड अप ऑन इन एयर राइटिंग। यस यस, सो व्हाट इज इट? तो पता है क्या होता है, और हम बोलते हैं अक्सर बच्चों को बोलते हैं हम, या बोलते हैं जो हवा में लिखते हैं हवा में मत लिखो, लाइन पे लिखो, लाइन पे लिखो, लाइन पे, पर नहीं, हवा में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो लोग क्या होता है ना, वो लोग को रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है, मतलब कैसे होता है ना, लाइन पे चलना पसंद नहीं है, वो अपनी लाइन खुद बनाते हैं, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, तो वो वैसे लोग होते हैं, तो उन लोगों को रोकना नहीं चाहिए। क्या पता they might be the change you need in your life. So is it a good sign? Definitely, हाँ, पर ऐसा भी नहीं हो कि जो लोग लाइन पे लिख रहे हो वो अपना रास्ता बदलने के लिए हवा में लिखना चालू कर दो। प्लीज अपने आप से कुछ भी चेंजेस मत करना। Alright, every change should be under some expert only. हाँ, और कुछ क्वेश्चंस? जी नहीं। All right. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफोलॉजी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम खुद की पर्सनालिटी जानने के लिए यूज कर सकते हैं। पर्सनालिटी इसलिए क्योंकि हम वापस में बोलेंगे इतना बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या पहले लाइफ में चाहते थे, हमारा क्या विजन था हमारी लाइफ को लेके,
और जो हम भूल गए हैं वो वापस याद दिलाओ कि आप क्या हो, तो उस हिसाब से यू कैन एक्ट और यू कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। आप किसी के बोलने पे अपने लाइफ के डिसीजंस ना लो। ऑल राइट, फिर हम यूज करते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट। तो जैसे हमारे पार्टनर्स के कंपैटिबिलिटी टेस्ट होते हैं। शादी से पहले तो वो कुछ और था, उसने कुछ वादे और कुछ किए थे, शादी के बाद तो जैसा वो दिखाता था वैसा तो वो बिल्कुल नहीं था। हाँ, और यहाँ हम बोलते हैं यार पहले थोड़ी ना उसकी शक्ल पे लिखा था कि है ना उसका नेचर ऐसा है होगा, उसका बिहेवियर ऐसा होगा, वो तो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है। मे बी मेल और फीमेल कोई भी हो, ये दोनों पे लागू होती है। हम किसी के दिमाग के अंदर थोड़ी ना घुस सकते हैं। तो यहाँ से हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट लाते हैं कि दोनों का नेचर क्या है, पर्सनालिटी क्या है, और दोनों क्या एक दूसरे की एनर्जी के साथ मैच होते हैं, क्या दोनों का एक विजन मैच होता है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा विद द कंपैटिबिलिटी टेस्ट। या आप है ना शादी से पहले आप ये भी हो सकते हो श्योर कि उसका नेचर क्या है, तो यू कैन बी प्रिपेयर्ड शादी के बाद कि हाँ मुझे तो पता था उसका नेचर ऐसा है, तो आई नो हाउ टू डील विद द पर्सन। प्रिया जी के इसी पे मेरा एक क्वेश्चन आया है। हमारे मृदुला जी ये पूछते हैं कि लोग आज कैलीग्राफी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, हैंड राइटिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर मैं मेरा बेस्ट पार्टनर जो है वो कैसे चुन पाऊं अगर उसने हैंड राइटिंग क्लासेस ज्वाइन किए हैं तो? ओके, हैंड राइटिंग क्लासेस ज्वाइन किया है तो सी अगर उसने हैंड राइटिंग क्लासेस ज्वाइन, सी हैंड राइटिंग क्लासेस और हैंड राइटिंग थेरेपी सबसे पहले तो बहुत डिफरेंट चीज होती है। तो भी अगर उसने हैंड राइटिंग क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका मतलब जो उसमें जो बैड हैबिट्स थी या उसकी कुछ गलत चीजें थी वो ऑलरेडी चेंज हो गई है। तो अगर वो एक चेंज आपको एक अच्छा फ्लो में दिखता है, जो नेचुरल फ्लो में उसकी राइटिंग अब हो चुकी है, दैट मीन्स ही कैन लाइक यू नो वो मिस्टेक्स वो दोबारा नहीं करेगा। ही इज अ चेंज पर्सन नाउ। ऑल राइट, तो यहाँ पे इसलिए थी मैं पार्टनर्स एंड कपल्स पे। तो आप प्रिवेंशन भी ले सकते हो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, या हम बता दें कि पार्टनर में ये चीजें यू नो प्रॉब्लम है, और आप उस हिसाब से फिर डिसीजन भी ले सकते हैं। ऑल राइट, और फिर बिजनेस पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी। यार मुझे क्या पता था, वो तो मेरा 20 साल से इतना अच्छा दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा फ्रॉड करके निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बिजनेस कंपैटिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनके व्यूज, हमें ऑनेस्टी मालूम पड़ती है कि वो इंसान कितना ऑनेस्टी के साथ या ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ रहेगा। अगर उसमें चीट या फ्रॉड वाले कैरेक्टर्स हैं तो भी मालूम पड़ जाएंगे, बिकॉज ये तो भाई बहुत लोगों के साथ होता है। अगर आप लोग अग्री करते हो तो यस कि लोग आपको इतने सालों से जानते थे फिर भी वो फ्रॉड करके निकल गए। अगर यस तो यस आप टाइप कर सकते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाएगा यस। यस, प्रिया जी, रेखा जी पूछना चाहती है कि डज सिंपल राइटिंग सिग्निफाई समथिंग? इज इट ओके टू राइट इन सिंपल राइटिंग? Simple writing मतलब print writing or the cursive writing, the difference between that? She has not mentioned it. You can answer it the way you want. Okay, generally लोग simple writing, print writing, normal writing ऐसा बोलते हैं। तो simple writing भी आप लिख सकते हैं। एक सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है cursive writing और simple writing में। cursive writing आपको एक पावर देता है नेवर गिव अप वाला, कि लाइफ में आप कभी गिव अप ना हो एंड यू कैन गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। जो सिंपल राइटिंग होती है ना, वो कैसे होता है ना, एक पैटर्न फिक्स करके लिखते हैं, तो वो जो प्लान करते हैं अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से उनको चलना ज्यादा पसंद है, या जो चीज उनको सिखाई गई है वो फॉलो करना उनको ज्यादा पसंद है। बाकी और कुछ नहीं, वो अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से दे कैन डू। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? नो, देयर आर नो क्वेश्चंस। क्या प्लेस के हिसाब से हमारी हैंडराइटिंग चेंज होती है? प्लेस के हिसाब से मतलब? They have written, if I am shifting my place from one place to another, does the handwriting changes? Yes, अगर आप शिफ्ट करते हैं और वहां की जो कल्चर है या वहां की जो थॉट्स है, अगर वो आपके अंदर आने लगती है, वो आपका एडॉप्शन होने लगता है,
तो वो एडाप्टेशन के साथ में वो राइटिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस आना लगता है। और शिफ्टिंग के साथ क्या क्या होता है ना, बहुत सारे हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, तो हम है ना नई नई जगह में फिट होने लगते हैं, हम पुरानी जगह को इतना ज्यादा मिस करने लगते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली आपको राइटिंग में मिलेगा। और ये अक्सर मिलता है बच्चों के साथ में, बिकॉज बच्चे न्यू जगह को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या होता है ना, राइटिंग के साथ साथ आप सिर्फ राइटिंग चेंज नहीं देखोगे, आप आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर, आपका सब कुछ चेंज देखोगे। फिर हम हर चीज में रिटेलिएशन करने लगते हैं, नहीं हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने दो। प्रिया जी, एक टीना मैम है, वो कंटिन्यूसली एक ही बात पूछना चाहती है कि माय कैपिटल लेटर्स आर इन स्ट्रेट slant and the others are other words are straight but the capital letters are slant, so what does that mean? अब देखिए स्लांट कैसा है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा स्टाइलिश है तो इसका मतलब आप अपने आप को एक थोड़ा सा सिंपल होके भी एक स्टाइलिश पोर्ट्रे करना आप पब्लिक में चाह रहे हैं, that you have a little dash of style in you. Yes. Okay, and many are having questions related to signature, तो हम हमारा सेशन आगे बढ़ाते हैं। और जब बिल्कुल, तो हाँ, तो यहाँ पहले मुझे फिनिश करना है कि कहाँ हम और ग्राफोलॉजी यूज कर सकते हैं। ग्राफोलॉजी हम अपने सिग्नेचर फ्रॉड्स में, कि अगर डुप्लीकेशन ऑफ सिग्नेचर है वो मालूम पड़ जाता है, हमारे क्रिमिनल की जो राइटिंग होती है, क्रिमिनल राइटिंग, उससे पता चल जाता है कि किसने क्राइम किया है, कौन इनोसेंट है, ये पता चल जाता है। हम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लेकर आ सकते हैं थ्रू ग्राफोलॉजी। और यस, एंड हम बहुत सारी चीजों में आगे हम यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सिग्नेचर्स पे। ऑलराइट, तो अब मैं आपको सैंपल्स बताऊंगी डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नेचर्स का, तो उनका क्या कैसा विजन रहता है, उनकी एक्शंस कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, जो हम सिग्नेचर करते हैं ना, वो क्या होता है ना, वो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। वो आपका पूरी तरह से नेचर नहीं बताते, पर आपका दुनिया को देखने का जो नजरिया होता है, या आपके प्रोफेशन में, या आपकी फैमिली लाइफ में आपका जो विजन होता है, आपका जो एक्सेप्टेंस होता है, आपका जो एक्शन रहता है, वो मालूम पड़ता है। ऑलराइट, तो सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सही से नहीं है तो इंसान कितना भी होशियार हो, वो कितना भी लाइक यू नो ऐसे पर्सन वो बहुत अच्छा हो, पर फिर भी उसको कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो सिग्नेचर आपकी सक्सेस भी बताता है कि हाउ सक्सेसफुल यू आर इन लाइफ एंड व्हाट इज द रीजन। और अगर नहीं हो सक्सेसफुल तो क्या क्या रीजंस है, कहाँ कहाँ ऑब्स्टिकल्स है, वेदर इट इज मनी रिलेटेड, एक्शन रिलेटेड, या कंपनी रिलेटेड, एनीवेयर। तो चलो मैं आपको ये बता देती हूँ। जब तक आप सिग्नेचर ला रहे हो ऑन स्क्रीन पे, तो आंगी हमारे बीच है, वो पूछना चाहती हैं कि व्हाट इफ वी लीव मोर स्पेस इन अ सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस में बहुत स्पेस लीव करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं हाँ ओके, यहाँ मैंने ज्यादा स्पेस लीव नहीं किए, बट इसी की जगह मैं यहाँ पे इतना स्पेस करके लीव करूं, तो इसका मतलब है कि मेरा टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है। अगर ये स्पेस इतना ज्यादा है तो मतलब हम लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर लाइफ में ये स्पेस कम है यहाँ पर दो वर्ड्स के बीच में, तो समझ में आता है कि उसको अपने टाइम का यूज बहुत अच्छे से करना आता है। तो जनरली हम ये है ना, ये स्पेस, ये हम देखेंगे स्टूडेंट्स में रहता है, और सॉरी टू से बट हाउसवाइफ में भी रहता है। बिकॉज हाउसवाइफ में कितनी बार ऐसा होता है ना, वो वाली हाउसवाइफ के पास में जहाँ उनके पास बहुत टाइम होता है, हाउस कोर्सेज के लिए हेल्पर्स होते हैं हमारे पास में, तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है ज्यादा, तो वहां उनकी स्पेस राइटिंग में आपको स्पेस ज्यादा दिखेगा। एंड स्टूडेंट्स, तो आप समझ जाइए, अगर आपके बच्चे की राइटिंग में स्पेस ज्यादा है तो वो टाइम वेस्ट ज्यादा करता है, अगर वो बुक लेके भी बैठा है तो भी वो टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहा है, पढ़ कम रहा है। प्रिया जी, बच्चों के लिए कर्सिव राइटिंग बेटर है या नॉर्मल स्ट्रेट राइटिंग इज बेटर फॉर देम?
ऑलवेज प्रेफरेंस कर्सिव राइटिंग को ही दिया जाता है। एज आई टोल्ड यू कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है, लॉजिकल थिंकिंग लेकर आता है, एंड नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है वो लेकर आता है। ओके प्रिया जी, और अभी हम नेक्स्ट हमारे सिग्नेचर की तरफ बढ़े, बिकॉज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग रिगार्डिंग सिग्नेचर, सो कैन यू शो एंड व्हाट इज सिग्नेचर? यस प्लीज, अगर मेरी थोड़ी सी राइटिंग इधर उधर जाती है बोर्ड पे तो इग्नोर कीजिए, बिकॉज आई एम यूजिंग राइटिंग टैब फॉर इट। यस, तो हम सिग्नेचर पे आते हैं। सिग्नेचर अक्सर दो वर्ड्स का होता है, फर्स्ट इज नेम एंड सेकंड इज आवर सरनेम। तो वेरी क्लियर, अब मैं आपको बताती हूँ, नेम बताता है, जो आप नेम लिखते हैं वो बताता है आपका सेल्फ, कि आप खुद के साथ में लाइफ में क्या कर रहे हो एंड हाउ मच जस्टिस यू आर डूइंग विद योरसेल्फ। और जो सरनेम होता है ना, वो आपकी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बताता है। तो इससे आप समझ जाओगे कि आपके सिग्नेचर में कौन सा पार्ट मिसिंग है या कौन से पार्ट में गड़बड़ है जो हमें रिपेंट करना है। तो हम फर्स्ट सिग्नेचर से चलते हैं। फर्स्ट सिग्नेचर, ये आई एम टेकिंग ऑल द कॉमन सिग्नेचर्स, ऑलराइट, कि जहां पे जो बहुत अक्सर मिलता है। ओके, तो फर्स्ट सिग्नेचर जो बहुत ज्यादा मिलता है, द कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर। पता नहीं लोग अपने सिग्नेचर को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और मुझे एक चीज बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड इसलिए किया है कि लोग कॉपी ना करें, बिकॉज आसानी से लोग सिग्नेचर्स कॉपी कर लेते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि हैंडराइटिंग है ना, जैसे हमारा डीएनए होता है, हमारा फिंगरप्रिंट होता है, कि कोई भी दो लोगों का मैच नहीं होता है, वैसे ही जो हमारा सिग्नेचर है या हमारी जो राइटिंग है, वो वर्ल्ड में कोई भी दूसरा इंसान प्रॉपरली नहीं मैच कर सकता, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे वो कितना भी सिंपल लिखा हो। तो ये आप अक्सर ये आप एकदम याद रखिए, बिकॉज अपनी जो राइटिंग है वो एक, सबकी बॉडी एनर्जी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लूं कि एक ही पेन है, आप 10 जनों को वो पेन यूज करने को दीजिए, तो हर पर्सन का जो राइटिंग वे होगा ना, जो इंक होगा, जो इंक फ्लो होगा, वो डिफरेंट होगा। पेन एक ही है, पर कोई पतला लिखेगा, कोई वही इंक से मोटा लिखेगा, कोई है ना लाइट डार्क के शेड में आएगा। तो पेन एक ही है, पर यूज उसके अलग अलग आपको मिलेंगे। तो वैसे ही सिग्नेचर्स कोई जिंदगी में कॉपी नहीं कर सकता है। और मैं आपको ये भी एक मिथ हटा दूं कि कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर्स थोड़े से इजी होते हैं कॉपी करने के लिए। यस, यू आर हियरिंग इट ऑल राइट, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर्स में क्या होता है ना, शेप्स या पैटर्न्स ज्यादा होते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। और जितनी सिग्नेचर सिंपल होती है, उतना जो उसका फ्लो होता है ना, फ्री फ्लो, उतना ही डिफिकल्ट होता है कॉपी करना। तो अगर आप लोग को लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड बनाई है सिग्नेचर्स, तो आप लोग सिंपल में अब उसको बिल्कुल कीजिए। उसका एक और रीजन है, बिकॉज जितनी कॉम्प्लिकेटेड आप सिग्नेचर बनाओगे, उतनी कॉम्प्लिकेटेड आप अपनी लाइफ बना रहे हो, एंड देयर दैट इज ऑल अनवांटेड, वो सारा ही अनवांटेड है। तो ये आपका एक मिथ में क्लियर किया आज। नाउ नेक्स्ट, प्रिया जी, आपने रियली ये मिथ क्लियर किया है, बिकॉज 90% सभी को लगता है अगर मैं सिंपल सिग्नेचर लिखता हूँ या लिखती हूँ तो इजीली कॉपी हो जाता है, इसीलिए सब जितने सारे टर्न्स और ट्विस्ट है सभी लोग अपने सिग्नेचर में डाल देते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से हम अनवांटेड हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ जाते हैं। हाँ, तो सिग्नेचर जब हम बनाते हैं ना, तो विजन कैसा होता है ना, जो हमारे साथ लाइफ में हो रहा होता है वो आता है, और लाइफ में हमारे साथ फिर वही अगर हम वो सिग्नेचर्स करते जाते हैं तो वो एक पैटर्न हो जाता है। तो सिग्नेचर आपका एक लाइफ पैटर्न बताता है कि अगर जैसे होता है ना कि इंसान काम बहुत अच्छे से किया, चालू बहुत किक स्टार्ट हुआ, बट एंड आते आते एनर्जी लॉस्ट हो गई, या एंड आने के बाद में उनको मिला 99 पे पहुंचे और कैसे 98 पे पहुंचे, स्नेक काट लिया और वापस दे हैव टू फॉल डाउन एंड रीस्टार्ट अगेन। तो ये सारी चीजें सिग्नेचर बताता है, तो वो एक पैटर्न हो जाती है। ऑल राइट, इफ यू वांट टू ब्रेक द पैटर्न यू कैन चेंज। प्रिया जी, हमारे एक फ्रेंड है आरती, वो ये पूछ रही है कि वो खुद पूरा सिग्नेचर में पूरा नाम लिखती है, खुद का नाम, हस्बैंड का नाम और सरनेम, तो व्हाट डज दिस शोज? उस पे भी मैं आती हूँ। तो अगर आप पूरा नेम लिखते हैं, और जैसे हमने ये नेम लिखा, फिर हम मिडिल नेम लिखा, और फिर हमने लिखा सरनेम,
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, हर कोई नहीं लिख पाता है। ऑलराइट, तो ये ना सबको साथ में लेके चलने वाला एक पर्सन होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, बिकॉज वो अपने हर बिकॉज क्या होता है ना, सरनेम जो है वो फैमिली नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली, अपना सोशल ग्रुप सब आ जाता है, और वो सबको साथ में मिलने चलने वाला इंसान है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है चलो इसको जाने दो, या बहुत सारी लेडीज होती है वो मैनेज नहीं कर पाती है फैमिली लाइफ और हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में, बिकॉज अगर वो फैमिली के साथ बहुत इन्वॉल्व हो गई तो वो हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती, या हस्बैंड के साथ इतना इन्वॉल्व हो गई कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही करेक्ट बैलेंस है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग ने ऐसा नहीं किया है तो आप लोग फॉलो करना चालू हो जाए, नहीं, ये सब अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के थ्रू होता है। व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, वो सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो क्या अगर मेरी एज 40 है तो इस एज में भी मैं सिग्नेचर चेंज कर सकती हूँ? ये मेरा एक ऑडियंस का क्वेश्चन है, मेरा नहीं। बिल्कुल 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 चेंज कर सकते हो आप कभी भी, बिकॉज एज हैज नो कंसर्न हियर। यहाँ पे मेरे पास काफी ओल्ड पर्सन भी आए हैं वो आर प्रोफेशनली एक्टिव, और उनको और प्रोफेशनली अपने आप को बेटर करना है, या एक पॉइंट उनका कुछ रिलेशनशिप इश्यूज है उनको क्लियर करना है, मे बी इट फादर सन रिलेशनशिप, मे बी इट लाइक यू नो एक पर्सन पूरी फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, उनको सही करना है, तो एज कुछ मैटर नहीं करता है। यस, और मैं आपको बता दूं, अब आप लोग सब यहाँ पे ऑलमोस्ट आई गेस सब लेडीज है अपने साथ। Yes, yes, only and only ladies and teenagers and young girls. हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ मैं बता दूं, जो मैरिड लेडीज है, मैरिड लेडीज अगर वो सिर्फ अपना नेम लिखती है सिग्नेचर में, जस्ट नेम एंड नो सरनेम एंड नथिंग, तो वो देखेंगे कि फैमिली एक्सेप्टेंस जो होता है ना वो फुलफिल नहीं हो पाता है। ऑलराइट, तो वो दोनों साइड से हो जाता है। अब वो हमें ग्राफ देखना पड़ता है, सब कुछ देखना होता है कि क्या वो गर्ल की तरफ से है, क्या वो फैमिली की तरफ से है, वो मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगी, बट कुछ ना कुछ चीजें अधूरी जरूर रह जाती है, इतना मैं बोलूंगी। तो राइटिंग योर सरनेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीट क्या वो आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, अपना सरनेम लिखना सिग्नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं ना, उनके लिए अपना प्रेस्टीज, जो अपना सेल्फ प्रेस्टीज जो उन्होंने बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका रुतबा। ऑलराइट, प्रिया जी, बहुत सारे लोग अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं, नेम का फर्स्ट अल्फाबेट और सीधा सरनेम लिखते हैं। व्हाट डज दिस मीन? यस, मैं उस पे भी आ रही हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा एन एंड सरनेम। लोग ऐसा भी बहुत लिखते हैं, तो ऐसा लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट या प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट या सोशल इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है कि आप कहीं ना कहीं खुद की हैप्पीनेस भूल गए हो, आप अपनी हैप्पीनेस दूसरों के अंदर ढूंढना चालू कर देते हो, पर ये लॉन्ग रन तक नहीं चलता है। ये एक बोल सकते हैं 40 ईयर 50 ईयर तक, एक एज तक ये आप लोग कहीं ना कहीं खींच के ला सकते हो, बट आफ्टर 50 ईयर्स आपको लगेगा यार मैंने इतना किया, अब मेरे को क्या करना था मैं तो तब भूल गई, अब मैं करना चाहता हूँ। तो अगर आप इसी कोई नेम एंड सरनेम लिखते हो तो आप खुद की भी हैप्पीनेस और अपने सराउंडिंग की भी हैप्पीनेस दोनों को बैलेंस कर सकते हो। यस, ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं वो एक बड़ा मिथ है, वी कैन चेंज इट। प्रिया जी, हमारी ऑडियंस ये पूछना चाहती हैं कि अगर मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ और अगर मुझे मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमारे सिग्नेचर्स कैसे होने चाहिए? वो डिपेंड करता है कि आपका विजन कैसा है। देखिए हमको पैसा फेम रिलेशनशिप सबको चाहिए, बट जो सिग्नेचर होता है ना, आपको प्रायोरिटीज में हमको कन्वर्ट करना होता है कि पहले व्हाट इज इम्पोर्टेंट। क्या पहले आपका फेम इंपॉर्टेंट है, देन मनी, देन रिलेशनशिप, या पहले रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है फिर मनी एंड फेम? तो वो कैटेगरी से हमें सिग्नेचर्स को ऑल्टर करना पड़ता है। तो मैं आपको बेसिक ऐसा नहीं बता सकती कि चलो आप ऐसा कर लो, या बेसिक सिग्नेचर या एक बोलते हैं ना परफेक्ट सिग्नेचर जैसा कुछ होता नहीं है। यस, बट नेम एंड सरनेम
वो प्रिफर करता है। अब नेम में, सरनेम में भी पहले हम सरनेम यूज करते हैं, फिर नेम यूज करते हैं, या पहले नेम यूज करते हैं सरनेम यूज करते हैं, उसमें भी हमारा विजन के ऊपर आता है। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, नेम सरनेम या सरनेम नेम? वो विजन है, सबके विजन्स अलग होते हैं, सबके डिजायर्स अलग होते हैं, सबकी नीड्स अलग होती है। ओके, तो वो हम कभी नहीं। जी, टीनेजर्स होते हैं, उनको किस टाइप के सिग्नेचर्स होने चाहिए? जो टीनेजर्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो टीनेजर्स करते क्या है। टीनेजर्स करते हैं, नेम किया, डिजाइनर ऐसे ऐसे कर दिया, या नेम किया, उसमें हमने गोलक बना दिया, या सिर्फ एंड कर दिया, और फिर ना ये ऐसे करके कुछ भी, एंड दे वांट टू मेक इट स्टार्स, या लाइन कर देंगे। ये जनरली मेरे पास टीनेजर्स के सिग्नेचर्स आते हैं। या टीनेजर्स का एक बहुत कॉमन आएगा, वो लोग ना अपने सिग्नेचर्स को कट करते हैं। यस, मेनी ऑफ देम दे कट इट। तो ये टीनेजर्स में बहुत ज्यादा होता है। तो बताती हूँ, टीनेजर्स ऐसी एज में होते हैं ना कि जहाँ पे जो इन्फ्लुएंस होता है लाइफ में वो एडॉप्शन में आ जाता है, एंड देन वो उसके बाद में वो, या करेक्ट गाइडेंस नहीं होती है लाइफ में, या करेक्ट है ना, उनको ऐसा लगता है उनको कोई समझने वाला नहीं है लाइफ में। तो एक बोलते हैं ना, कॉन्वर्सेशन की कमी होती है, एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन की। तो ये वजह से ना हमें बहुत गलत सिग्नेचर्स इसमें आती। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये मैं बताती हूँ, तो ये बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग भी ये सिग्नेचर्स करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, एक बाउंड्री बना दी, आपका नेम है, आपका सरनेम है, ये आपकी लाइफ है, आपके लाइफ के चारों तरफ आपने बाउंड्री बना दी कि मुझे तो इतना ही मूव करना है, इसके आगे जाना नहीं है। उसके आगे अपॉर्चुनिटी है तो भी यार इतनी मगजमारी कौन करेगा, छोड़ना, अपन तो इतने में खुश है। ओके, एंड देन ये डिजाइनर बनाते हैं, बिकॉज वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते अपनी लाइफ में, जनरली वो भटक जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भटक जाते हैं बच्चे। अच्छा, जो लोग स्टार वगैरह बनाते हैं, उनको नोटिस में रहना है, उनको शाइन करना है, बट किस तरह से करना है वो नहीं वो समझ पाते हैं। तो कौन सा स्टेप राइट है उनके लिए, कौन सा स्टेप रॉन्ग है टू शाइन, वो चीज वहां पे वो लोग नहीं अपने आप को समझा पाते हैं। फिर नीचे लाइंस बनाते हैं अक्सर, लाइक यू नो, गर्ल्स, आई डोंट वांट टू कमेंट कि ये गर्ली है ये बॉयज है, बट गर्ल्स में ये जनरली यूल सी ये लाइंस जिगजैग नीचे बना देते हैं। ओके, बिकॉज गर्ल्स जनरली ना बहुत कंफ्यूज रहती है। हम बोलते हैं कि गर्ल्स के पास बहुत क्लैरिटी होती है, दैट इज ट्रू, बट यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि ना बहुत सारे लोगों की राय होती है अपने लाइफ में, और हमें ये नहीं समझ में आता है कि किसकी राय हमें लाइफ में यूज करनी है। तो हम उस चीज में यहाँ पे वी गेट लॉस्ट। कंफ्यूजन की बात की तो मेरा एक और क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस से आया है कि जो अभी जो यूथ जो है, जो जिसने अभी शादी की है, तो अभी जो ट्रेंड आया है 2 सरनेम, यानी खुद का सरनेम प्लस इन लॉज का सरनेम, तो कौन सा सरनेम उनको शादी के बाद लिखना चाहिए फॉर अ प्रॉपर सिग्नेचर एनालाइज? ओके, सो देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि हर कोई, बहुत सेंसिटिव चीज में बोल रही हूँ, हर कोई इमोशनली या मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बहुत सारे लोग हम बहुत सेंसिटिव होते हैं कि हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, या मेंटली हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते लाइफ में। तो वो ये जो है ना नेम, जैसे हम नेम लिखते हैं, फिर हम अपना पापा का सरनेम लिखते हैं, और फिर हम अपने ससुराल का सरनेम लिखते हैं। ये वही लोग कर सकते हैं जो मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, कि वो अपने दोनों घरों को प्रॉपरली बैलेंस कर पाए, कि कोई भी एक घर या अपना ससुराल है वो निराश ना हो, या वो हमसे नाराज ना हो। बिकॉज कितना भी करो, से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रही हूँ, बट हमारी जो इंडियन सोसाइटी के थॉट्स है वो अभी भी कंप्लीटली चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, कभी कहीं का आप लोगों को लगेगा बहुत सारी जगह आई एम वेरी स्पीकिंग वेरी बोल्ड एंड ब्लंट, बट दिस इज द फैक्ट एंड ट्रू।
तो अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली जहाँ पे आपने शादी की है वो बहुत ही फ्री नेचर के हैं, वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छे हैं, तो वहां पे यू कैन यूज दिस, या लगता है कि नहीं, यू आर वेरी केपेबल एंड स्ट्रॉन्ग इनफ कि दोनों फैमिलीज को प्रॉपरली बैलेंस करो, देन यू शुड डेफिनेटली यूज दिस वन। प्रिया जी, हमारा एक ऑडियंस है, वो ये पूछना चाहते हैं कि एवरी टाइम वो जितनी बार साइन करते हैं तो कुछ ना कुछ अलग साइन होती है, अगर मैं 5 बार साइन करती हूँ तो 5 बार वो अलग हो जाती है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? सबसे पहले तो फर्मनेस नहीं है इन योर थॉट्स, ठीक है, तो जो हमारे डिसीजंस पे वो रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारी फर्मनेस पे रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारी विजन पे होती है, और अगर कुछ ना कुछ चेंजेस आपके वो लाइफ जैसे आपके सिग्नेचर में थोड़े थोड़े हैं, तो दैट मीन्स समवेयर यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट सिग्नेचर, और अगर आप अपनी सिग्नेचर को लेके कंफर्टेबल नहीं हो, then definitely you should change it, because signatures आपको रिफ्लेक्ट करती है, signatures your representative, तो ये सिग्नेचर करने के बाद भी you should feel very confident and happy about what you're doing। अगर वो सिग्नेचर करने के बाद में आपको एक हैप्पीनेस स्ट्रक नहीं होती है, आपके फेस पे स्माइल या प्राउडनेस थोड़ा सा नहीं आता है, दैट मीन्स यू गोइंग समवेयर रॉन्ग, या आपका विजन गलत है इसलिए वो सिग्नेचर में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, समवेयर इट इज अ प्रॉब्लम, सो यू शुड गेट इट करेक्ट। प्रिया जी, वेरी नाइस टू हियर अबाउट ऑल दिस सिग्नेचर। एंड लास्टली हमारा जो सेशन है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ थ्रू हैंडराइटिंग, उसके बारे में कुछ बताइए बिफोर वी वाइंड अप द सेशन। ऑल राइट, तो अब मैं आपको इमोशनल और मेंटल हेल्थ के बारे में बताती हूँ। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक जनरल चीज बता रही हूँ कि जो ट्रेड्स राइटिंग में अगर हमको ऐसा मिलता है तो उसको आप कैसे पहचान सकते हो। यू कैन नॉट करेक्ट इट, यू हैव नो अथॉरिटी टू करेक्ट इट, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के पास ही होता है। एंड अगर ये ट्रेड्स आपको अपनी राइटिंग में मिलते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग इज टू विजिट अ काउंसलर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, तो वो बिकॉज ये ऐसी चीज है ना कि हमें भी नहीं मालूम पड़ता है यार, इमोशनली वी आर गोइंग वीक, पर राइटिंग में तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो आई स्टार्ट विथ इट। ऑल राइट, तो पहले तो है ना आपको ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन मिलेगा कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं, लिखते 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 ना प्लेन पेज पे तो नीचे आ जाता है। ऑल राइट, यहां से आपने लिखा नीचे आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि समवेयर यू गोइंग इमोशनली डाउन, आप वीक पढ़ रहे हो, या कुछ चीजें जो आपको इतनी हर्ट कर रही है, शायद आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हो, बट जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना वो बहुत ज्यादा उस बात को लेके परेशान है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। द मोमेंट यू सी इट, सबसे पहले तो आप उसको स्ट्रेट कर लो। अगर आपने देखा कि अगर आप नेक्स्ट टाइम लिखते लिखते थोड़ा सा डाउन हो गए, इमीडिएटली सेकेंड लाइन आप उसको स्ट्रेट कर लो, ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपका मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है। पर ये अपना जो ये ट्रेड्स है ना, ये कॉज को नहीं हटाएगा। ऑल राइट, तो वो कॉज को हटाने के लिए पहले हमें पूरा डिटेल एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से यू आर फीलिंग सैड और डिप्रेस। ओके, सो द नेक्स्ट इज नेक्स्ट, जब हम लिखते हैं ना, जैसे हमने कुछ लिखा तो हम उसको कैंसिल करते हैं, हम है ना बहुत बुरी तरीके से हम कैंसिल करते हैं, फिर हम है ना कुछ लिखते हैं, फिर हम कुछ लिखते हैं, और फिर हम बुरी तरह से, अगर वो रॉन्ग हो गया तो हम बहुत उसको गंदी तरीके से पूरा है ना स्क्रिबल कर देते हैं। तो वो जो स्क्रिबल है ना वो इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर वेरी अपसेट, वो एक अग्रेशन है जो स्क्रिबल के थ्रू हमें वो निकल जाता है। तो वो हमारी बोलते हैं ना छोटी सी भी मिस्टेक हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उसको। ओके, एंड द थर्ड इज कि जरूरी नहीं है कि पूरा लाइन आप नीचे जा रहा हो, बट जो आप सिंगल वर्ड लिखते हो ना, जैसे आपने कुछ भी लिखा, टेक इट मॉडर्न, तो आपका लास्ट लेटर नीचे गिर गया। अगर आपने रूल्स लिखा तो आपका लास्ट लेटर नीचे गिर गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही माइन्यूट ट्रेट है।
इससे भी आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी की राइटिंग में ये सब है, या अगर आप लोग किसी अपनों की राइटिंग में ऐसा कुछ देखते हो, तो प्लीज इमीडिएटली, अगर आप उनको हेल्प नहीं कर पाते हो, सजेस्ट अ काउंसलर, उनकी नोटिस में ये चीज जरूर लेकर आना, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं जा सकती हूँ कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या किस हद तक वो ये सारी छोटी छोटी चीजें अपने को मेंटली एंड इमोशनली डिस्ट्रॉय करती है या हार्म करती है, बट दिस इज वेरी रॉन्ग। तो ये आज मैं आपको ये ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जो जनरली कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करता है, जनरली कोई भी ग्राफोलॉजिस्ट इस टॉपिक को नहीं उठाना चाहता है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट वर्क्स लाइक दिस। ऑलराइट, तो सबसे पहले ना हम कुछ भी चेंजेस लाते हैं ना, तो ग्राफोलॉजिस्ट को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि वो चेंजेस में कैसे फंक्शन कर रहा है। अगर एक लाइन भी ड्रॉ कर रहा है ना, तो वो उसका पूरा जो टेक्निकलिटी है वो कैसे वर्क करिए, तभी रिजल्ट आएगा। सिर्फ आप एफ चेंज कर दो, बी चेंज कर दो, वाई चेंज कर दो, उससे रिजल्ट नहीं आता है। वेरी फैक्ट एंड वेरी ट्रू। सिर्फ एक ऐसा चेंजेस से नहीं आता है चेंजेस अपनी लाइफ में, वो आपको किस पैटर्न में चेंज करना है, आपको किस तरीके से चेंज करना है, और क्या चेंज से क्या रिजल्ट आएगा, वो इन डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड यस, मैंने उसकी डिटेल नॉलेज ली है। आई हैव स्टडीड इट इन वेरी वेरी डिटेल। ओके, एंड द नेक्स्ट यू विल सी, आपको मैंने सिग्नेचर्स का कटिंग मैंने आपको बताया था कि सिग्नेचर हम कट कर देते हैं, तो ये भी इमोशनली मेंटली बहुत गलत है। एंड द लास्ट थिंग इज कि हम बहुत पीछे, हमारा ना स्लांट, ये आपको बहुत फ्यू में मिलेगा, बहुत फ्यू में, बट ये होता है, ऐसा नहीं, ये नहीं, पर्सनली मैंने भी एनालाइज किया है। ऑलराइट, तो ये बहुत लेफ्ट में जाता है। तो ये लोगों का भी ना, जो इमोशनली होते हैं ना, मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं, इसलिए वो लाइफ में लड़ते जा रहे हैं, बट इमोशनली दीज पीपल आर वेरी वीक, उनको ब्रेक करना बहुत आसान है। तो अगर आप लोग अगर किसी की राइटिंग में है तो ऐसा मत कीजिए। एंड मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि somebody is not there to listen to you, एंड आपको लगता है कि you are not able to trust anybody, कि जो आप अपनी इमोशनल्स या अपनी एक बहुत ही डीपेस्ट जो चीज है वो आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो और वो आपको बहुत हर्ट करती जा रही है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल चीज है, राइट इट डाउन ऑन द पेपर। बट ये सब चीजें सीक्रेटली आपको करनी है, ठीक है, लोगों को आपको नहीं बताना है, बिकॉज क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली अगर आपको लगेगा कि किसी ने मुझे देख लिया है, तो वो फीलिंग ना वो पाइलअप होने लग जाएगी, और आप कहीं ना कहीं हमेशा वो एक बोलते हैं ना, सहमे से या डरे डरे से उस बात को लेके रहने लगोगे। इसलिए आपको करना क्या है, एक पेपर में आपको वो आपके जितने थॉट्स है, जितने नेगेटिव थॉट्स है, जितने डिप्रेसिव थॉट्स है, वो सब लिखते जाने हैं। कुछ पूरा जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस बना बना के सिचुएशन को लिख रहे हो, कुछ वर्ड्स भी आ रहे हैं ना, पर्टिकुलरली कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, या आपको उस सिचुएशन को कुछ स्क्रिबल करने का, या कुछ ड्राइंग में उसको आप अपने आप को बयान कर सकते हो, आप कीजिए। एंड देयर आर टू वेज उसको डिस्पोज ऑफ करने के, इधर वन यू कैन बर्न इट ऑफ, बेसिन में जाके बर्न कर दो, या विंडो में जाके उसको बर्न कर दो, इट विल नॉट हार्म एनीबडी, ठीक है। और या तो आप उसको टेयर करके, अच्छी तरह से टेयर करके उसको, एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत बड़ा रिलीफ देता है, लाइक इंस्टेंट रिलीफ यू विल सी। तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, जो हम बात करते हैं जर्नल्स की, लोग जर्नल्स बनाते हैं, अपने इमोशंस लिखते हैं, अपने थॉट्स लिखते हैं, अपने वर्ड्स लिखते हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसा है जो जिन लोगों को लगता है कि लाइफ हैज बीन वेरी नेगेटिव एंड पीपल हैज बीन वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स द पर्सन, आप अपनी सारी अच्छी बातें एज अ पर्सन, आप क्या क्या अच्छी चीजें हैं आपके अंदर, आप वो लिख सकते हो। और आपके लाइफ के जितने भी अच्छे इंसिडेंट्स है, आपको किसी ने
चॉकलेट भी ऑफर करके उस टाइम आपको खुश किया होगा ना, तो वो आप लिखो एंड देन यू सी कि वो आपका परसेप्शन अबाउट लाइक कि लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, वो चीजें चेंज होने लगेगी। ओके, बिकॉज कितनी बार होता है ना, हम इंसान इतने सेंसिटिव होते हैं कि हम है ना बहुत सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता है कि व्हाट एनर्जी इज गोइंग ऑन। Priya ji, the session is really very good. It's going now little lengthy and people are waiting. So ऐसे सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कंटिन्यूस बैक टू बैक आ रहे हैं, पर हम इतने छोटे से टाइम में आप सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए हमने हमारा एक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसकी लिंक जो भी हमारे पेड VNNO फॉर्म पेड जो मेंबर्स हैं उन सभी को वो लिंक मिलेगी और आप आपके क्वेश्चन उसी लिंक पे आप पूछ सकते हो। और एक जो पैटर्न दिया जाएगा उसी पैटर्न में आपको 2 लाइन लिखनी है और उसके साथ में आपके सिग्नेचर करने हैं। ऊपर आपका ID कोड यानी हमारा VNNO फॉर्म जो आपने फिलअप किया है उसका जो ID कोड है वो लिखना है, आपकी एज लिखनी है, 2 सेंटेंस लिखने हैं और आपके सिग्नेचर करने हैं और आपको हमारे जो VNNO ग्रुप जो हमने बनाया है उस पे सेंड करना है, तो आप सभी के क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाएंगे। इट वाज अ प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट एंड अंडरस्टैंडिंग सेशन। बहुत सारी चीजें हमें सीखने मिली हैं, हमारे को बहुत सारे जो हमारे मिथ्स से वो आपने बहुत इजीली सॉल्व किए हैं और हम आगे बढ़ेंगे वोट ऑफ थैंक्स के लिए। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंजना जी से कि वो कुछ कहना चाहते हैं। बोलती हूँ अंजना जी। थैंक यू प्रिया जी एंड थैंक यू गुणवंती जी कि आज के सेशन में आपने बहुत अच्छी बातें बताई। तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। प्रिया जी से हमारा परिचय 4 साल पहले हुआ था, इसी प्रकार के हमारे VNNO के ग्राफोलॉजी सेशन में भिवंडी में हमारा लाइव सेशन था प्रिया जी के साथ ग्राफोलॉजी का। उसी सेशन के बाद जिस प्रकार प्रिया जी ने आज हमें नॉलेज दी वही सारा ज्ञान मुझे भी मिला था और मैंने प्रिया जी से पर्सनली अपने सिग्नेचर एनालाइज करवाए थे, क्योंकि सेशन में तो क्या होता है कि हम सिग्नेचर को 10% ये बात समझ में आ गई थी कि सिग्नेचर एनालाइज बहुत जरूरी है। तो मैंने पर्सनली प्रिया जी से अपने सिग्नेचर एनालाइज करवाए थे। तो मैं एक अपना एग्जाम्पल आज यहाँ पे शेयर, अपना जो 4 इयर्स की मेरी जो जर्नी है, मेरे सिग्नेचर का जो इम्पैक्ट हुआ है चेंजेस के बाद, मैं आज जरूर शेयर करना चाहूंगी अपनी ऑडियंस से और प्रिया जी से भी। तो जनरली जैसे जो मेरे सिग्नेचर्स थे तो उसमें बहुत सारी जैसे मेरे, तो हम अपने सिग्नेचर को सडनली चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बैंक्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर जो सिग्नेचर होते हैं तो मैं इमीडिएटली उन सिग्नेचर को चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो प्रिया जी ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप वहां पर इमीडिएटली चेंज नहीं कीजिए, लेकिन जब हम अनफॉर्मल पेपर या जो भी पेपर फॉर्मल नहीं है वहां पर लिखते हैं तो वहां पर तो मैं इमीडिएटली चेंज कर सकती हूँ। तो उन्होंने तो मुझे मेरा मोटो पूछा था कि आपकी लाइफ का मोटो क्या है, क्योंकि लाइफ अगर किसी हर व्यक्ति का मोटो अलग होता है, उसके नेचर्स अलग होते हैं, उसके लाइफ के टारगेट्स अलग होते हैं, एम और अचीवमेंट्स अलग होते हैं। तो जैसे मेरा मोटो था तब VNNO को शुरुआत को 1 वर्ष हो गया था, मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पर मेरा मतलब मैं आप कह सकते हो कि मेरा एंट्रेंस था। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा लाइफ का मोटो है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैप्पीनेस दे सकूं, आई वांट टू शेयर हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने मुझे मेरी सिग्नेचर का एक अलग सा पैटर्न बताया कि आपकी सिग्नेचर को ये पैटर्न दीजिए, इससे आप भी खुश, क्योंकि जो खुशी, अगर मैं लोगों को खुशी देना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे खुश रहना है। अगर मैं खुश रहती हूँ हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, अगर मैं खुद को हैप्पी मेंटेन कर सकती हूँ तभी मैं दूसरों को खुश रख सकती हूँ, तभी मैं लाइफ में हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकती हूँ। तो उन्होंने मेरी सिग्नेचर को थोड़ा सा चेंज पैटर्न बताया। इमीडिएटली मैं अपने बैंक्स या जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वहां पर तो चेंज नहीं कर पाते, वहां पर एक प्रोसेस के बाद हम चेंज कर पाते हैं। लेकिन जब हम अनफॉर्मल कहीं पर भी लिखते हैं, एग्जाम्पल कुरियर वाला आ गया है, एग्जाम्पल मैं कहीं मॉल वगैरह में गई हूँ, यहाँ वहां पर जो फॉर्मल लीगल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर मैंने सिग्नेचर चेंज सिग्नेचर को 2nd डे से ही अप्लाई किया। तो उसमें मुझे ऐसे लगा कि यस आई एम हैप्पी एंड आई हैव एनर्जी टू गिव हैप्पीनेस टू अदर्स, यानी मुझे दूसरों को खुशियां देने की भी एनर्जी है। वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ और जब भी मैं सिग्नेचर्स करती थी और मैं अपनी सिग्नेचर्स को देखती थी तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, यहाँ पर खुशियां है, यहाँ पर हैप्पीनेस है, सैडनेस, डिप्रेस या नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं है। मेरी सिग्नेचर करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था कि यस आई कैन डू मच थिंग फॉर माई सोसाइटी।
तो ये एक बदलाव, मतलब एक साइकोलॉजिकल बदलाव भी कहिए या फिर वो सिग्नेचर को देख के एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, लेकिन ऐसा सचमुच हुआ है। यही कारण है कि मैंने प्रिया जी को बहुत फॉलो किया है। सेकेंडली, जनरली जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं बहुत सारे डिप्रेस, जैसे हम बोलो ना स्ट्रेस, एंड जो लास्ट पार्ट हमारा आज का सेशन का था, इमोशन एंड सिग्नेचर एंड योर हैंड राइटिंग, तो रियली ये बहुत मैटर करता है। हम जब भी, मैं जनरली पर्सनली बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करती हूँ जो सैड है या डिप्रेस है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप अपनी बात मुझे लिख कर नहीं दीजिए, आप पेपर पे लिखिए और उस पेपर की इमेज मुझे सेंड कीजिए। जब वो अलग अलग बार पेपर की इमेज सेंड करते हैं तो उससे हम एनालाइज करते हैं कि आज इसकी राइटिंग ऐसी है, आज राइटिंग ऐसी है। आई एम नॉट द हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, आई एम नॉट द ग्राफोलॉजिस्ट, फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि नहीं, व्यक्ति का मूड बदल रहा है। जितना मैंने बेसिक सीखा है प्रिया जी से, वो ज्ञान मुझे मेरे काउंसलिंग में रियली बहुत यूजफुल रहा। और रियली इस ज्ञान, मतलब ग्राफोलॉजी, यानी एग्जाम्पल में एक और देना चाहती हूँ। जब जैसे उन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया कि बच्चों की राइटिंग बड़ी होती है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, यानी हमारी स्टडी बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी सी छोटी हो जाती है, यानी हम स्टेबल हो जाते हैं। हम चाहते हैं एक पेपर पे हम बहुत सारा ज्ञान लिखे। बच्चों को क्या लगता है, मेरा पेपर कितनी जल्दी भर जाए, बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग लिखूंगा, मेरा पेपर भर जाएगा, बस मुझे पेपर कंप्लीट करना है, इतना होमवर्क दिया है, मेरे 4 पेज होने चाहिए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, नहीं, हम चाहते हैं कि उस पेपर पे मेरा नॉलेज ज्यादा से ज्यादा है। तो ये एक डिफरेंस होता है। लेकिन जब हम यही एक छोटी सी बात से हम एनालाइज कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है फिर भी वो बड़ा बड़ा लिख रहा है, यानी उसका ध्यान कहाँ है, बस एग्जाम में पेपर देना है, मुझे बुक कंप्लीट करनी है, बस मुझे मेरी ये बुक कंप्लीट हो जाए, मेरा ये होमवर्क कंप्लीट हो जाए, मेरा जो स्टडी वर्क कंप्लीट हो जाए। नहीं, उसमें जो ज्ञान है शायद उसका उस पर ध्यान नहीं है। यही कारण है कि बच्चे घंटों तक पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो अल्टीमेट जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि नहीं, उतने मार्क्स नहीं आए, मेरा बच्चा तो इतना लिखता है, इतना पढ़ता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग पे कभी आप एनालाइज करते तो आपको समझ में आता कि प्रिया जी का पहला पॉइंट सिर्फ मैं आज एक्सप्लेन करती हूँ। आज मैंने प्रिया जी के 15 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर सारे पॉइंट एक्सप्लेन करो तो उसमें इतना अच्छी नॉलेज आज मिली है कि अगर आप एनालाइज करते हैं कि आपका बच्चा जो लिख रहा है वो पेज भर रहा है या नॉलेज उसमें उतार रहा है, उस चीज को बहुत इजीली आप समझ सकते हो और उसकी हैंड राइटिंग को एनालाइज करवा के उसमें उसका एक पैटर्न चेंज हो जाता है सबको। अच्छा, एक क्वेश्चन एक मेरे पास भी आया, क्या हैंड राइटिंग चेंज करने से हम कैसे चेंज हो सकते हैं? तो मैं अपना एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस जो मुझे प्रिया जी से ही मिला है मैं बताना चाहती हूँ। जब मैं अपनी हैंड राइटिंग चेंज करती हूँ, मैं बड़े अक्षर से छोटे अक्षर में लिखती हूँ, तो दूसरे जब मैं काम करती हूँ, जैसे मुझे कपड़े जमाने हैं, मुझे बर्तन रखने, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं इस प्रकार के एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसको भी मैं क्या करूंगी, जैसे शब्दों को सेटिंग से रख रही हूँ, दूसरे मेरा माइंड क्या करेगा, कमांड देगा, नहीं हर चीज को सेटिंग से ही रखना है। तो मैं जब दूसरे काम करूंगी तो मैं सेटिंग से ही काम करूंगी। अगर मैं एक मेरा शब्द अच्छे से लिख रही हूँ तो मैं नीट और क्लीन रख रही हूँ, तो मेरे दूसरे काम भी मैं नीट और क्लीन करने की ही कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे माइंड को आदत पड़ गई है कमांड देने की। लिखते समय जब वो कमांड देता है ये काम ऐसे करो, तो जब दूसरा काम करती हूँ तो उसको, क्योंकि मेरे माइंड को हैबिट है, तो वो तभी वो ही कमांड देगा। और सेम थिंग वाइस वर्सा, जब मेरी लिखने में कुछ भी रुका, मतलब त्रुटियां है, गलतियां है, मिस्टेक्स है, उसे वो अगर मैं करती जाती हूँ और मेरा माइंड कोई भी कमांड मुझे नहीं दे रहा है, यानी जब मैं दूसरे काम करती हूँ तब भी माइंड कमांड नहीं देता है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि ये जो हैंड राइटिंग एनालाइज है ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिफरेंट है, यानी अगर मेरे लिए ये चेंजेस एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए यही चेंजेस एप्लीकेबल है। सेकेंडली, प्रिया जी ने जो आज बताया है वो हमें एक बेसिक बताया है, लेकिन अगर इसके डेप्थ में जाना है तो हमें उसका एंगल, यानी अगर 90 डिग्री है, जैसे प्रिया जी ने कहा कि 92, अगर 40 डिग्री 90 डिग्री है या 80 डिग्री है या 81 डिग्री है, डिग्री के साथ सब कुछ चेंज होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हर व्यक्ति के गोल्स अलग होते हैं, तो यानी ये जो हैंड राइटिंग एनालाइज भी है, ये हमने आज सेशन लिया, मतलब पब्लिक सेशन है, बहुत सारे लोग जुड़े, ये हमने जनरल नॉलेज आज प्राप्त की है, लेकिन अगर आपको व्यक्तिगत चेंजेस लाना है तो हमको पर्सनलाइज एनालाइज करवाना बहुत आवश्यक है। और रियली अगर हम बेसिक एनालाइज करवाते हैं बच्चों का या अपना, तो हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस पाते हैं, क्योंकि इससे हमारी हैंड राइटिंग जब चेंज होती है तो हमारा माइंड का जो पैटर्न है कमांड देने का और वर्किंग का, वो भी कहीं ना कहीं चेंज होता है और हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी बच्चों की और बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स या जो भी है प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी मार्क्स, तो मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी हैंड राइटिंग को जरूर एनालाइज कराएं। तो थैंक यू प्रिया जी कि आज 4 साल बाद मुझे धन्यवाद देने का आपको अवसर मिला कि आपकी हैंड राइटिंग एनालाइज से मुझे मेरे जीवन में और मुझे अन्य जिन्हों को भी मैंने सजेस्ट किया
उन सबसे भी बहुत अच्छे फीडबैक्स है। और सचमुच हमारा आईना ही हमारा प्रतिबिंब नहीं है, हमारी हैंडराइटिंग भी हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। आज हमने ये बहुत बखूबी सीख लिया है। थैंक यू अंजना जी। इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारा ये सेशन हुआ था तो हमारे बहुत सारे VNNO कोऑर्डिनेटर्स और VNNO स्टूडेंट्स जो है सभी ने यहाँ पे ग्राफोलॉजी के सिग्नेचर्स की एनालाइज करवाई थी। बहुत सारे हमारे बच्चों ने जो 3rd 4th स्टैंडर्ड से हैं तभी से उन्होंने हैंडराइटिंग की क्लासेस ली और वो बहुत अभी सक्सेसफुल है उनकी लाइफ में, यानी 4 इयर्स हो गए, मतलब वो बच्चे अभी हायर क्लासेस में आ गए हैं। उनके परसेंटेज में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स है। और हमारी जो टीम है वो तो आप देख ही चुके हो कि भिवंडी से स्टार्ट किया था और अभी कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी पूरी मुट्ठी में है, हमारे VNNO की मुट्ठी में है दुनिया। तो ये सभी ग्राफोलॉजी का कमाल है। एंड यस, इट्स प्रिया who is the backbone for this. So thank you Priya, thank you for everything. And now I would request center number 31 Pune center से कि वो करें। So over to you, center number 31 Pune. हेलो जी बोलिए। हाँ, थैंक यू गुणवंती जी। या सबसे पहले जय जिनेंद्र, मैं मीनल जैन VNNO पुणे 31। मैं सबसे पहले थैंक यू देना चाहूंगी गुणवंती जी को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने आज VNNO की इतनी बड़ी स्थापना की है और VNNO को इतने अच्छे लेवल तक लेके गए हैं और हमें भी वो लेवल पे लाना चाहते हैं। वो उनके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज के जो नवकार मंत्र जिन्होंने चालू किया, बल्लारी ग्रुप मंगलाचरण किया जिन्होंने, उन्हें भी मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरी पूरी पुणे की टीम को जिन्होंने पुणे में पूरी तरह VNNO को फैला के रखा है। और मैं आशा जी से कहना चाहूंगी कि अभी वो प्रिया जी महेश्वरी जी को धन्यवाद देने की कहे। प्रिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जय जिनेंद्र, मैं आशा शॉन पुणे से VNN ग्रुप से बोल रही हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रिया महेश्वरी जी को जिन्होंने आज के प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया और हमें बताया राइटिंग और सिग्नेचर के द्वारा अपना व्यवहार, अपने विचार कैसे हो सकते हैं और हम अपने सुनहरे अक्षरों में सुनहरा भविष्य कैसे बना सकते हैं, वो आपने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ गुणवंती जी को जिन्होंने आज का प्रोग्राम होस्ट किया हुआ है। और सबसे VNNO ग्रुप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज का प्रोग्राम देखा है लाइव। श्रृंखला की वोट ऑफ थैंक की श्रृंखला में आप हमारे मंगलाचरण जो करने वाले हैं उनको आप धन्यवाद दे सकते हो। हमारे अहमदाबाद ग्रुप से हैं और आप जो द अंजना मैम, उनको आप धन्यवाद देना भूल गए हैं जिन्होंने आज VNNO हमारे बीच लेके आए हैं। अंजना जी को सबसे पहले धन्यवाद दिया है मैंने। जी हाँ, तो उन्हीं के कारण आज जो भी VNNO है उन्हीं की बदौलत के कारण है, उनको सबसे पहले धन्यवाद है हमारा। यस। तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू पूना टीम फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, इट वाज ग्रेट। दोस्तों, ये सभी हमारे सेंटर्स हैं जो उभर के आ रहे हैं और सब आप जुड़ रहे हैं, इसके कारण आज VNNO जो है जहां है सब आप ही की बदौलत है। और ऐसे ही हमारे सेंटर्स से एक एक बार हम सभी को आप सभी को चांस मिलता है कि आप एक छोटा सा 1-8 मिनट का परफॉर्मेंस दे ताकि हमारे वर्ल्ड वाइड जो हमारे बाकी के सेंटर्स है वो भी आपको देख सके और मैत्री भाव आपके बीच में हो सके। यानी कभी पुणे आए या अहमदाबाद आए या बल्लारी आए तो फिर सोचने की जरूरत नहीं किसे मिलना है, अरे भाई हमारे सेंटर वाले जो है VNNO के उनसे ही मिलना है और हमारी ट्रिप सफल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मंगलाचरण के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी अहमदाबाद टीम से कि वो मंगलाचरण करे। तो अहमदाबाद टीम, आर यू रेडी फॉर इट? यस। टीम सेंटर नंबर 101। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुणवंती जी, मैं 1-2 लाइन बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ रिश्ते पैसों के होते हैं,
कुछ रिश्ते पैसों के होते हैं, जो लोग बिना रिश्ता निभाए रिश्ता रखते हैं वो विनोही होते हैं। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने कहा है जी, सही कहा है, क्योंकि कुछ महीने पहले हम किसी को नहीं पहचानते, ना आप हमें और ना हम आपको पहचानते थे, और आज VNNO के जरिए, VNNO के माध्यम से हम पूरा वर्ल्ड एक फ्रेंड्स बन चुके हैं और एक ही जो बोले हैं माला में बन चुके हैं, और वो माला, खूबसूरत माला का नाम VNNO है जी। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी, कुंदंती जी। आज मैं और एक बात कहना चाहूंगी सभी से कि जनरली जो हमारे आने वाले अभी ये 3 जो सेशन थे, इनॉग्रेशन 26 जनवरी इनॉग्रेशन के बाद अभी हम लोग 15 डेज थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसमें हम और सारे सेंटर्स है, वहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपके यहाँ पे जो भी टैलेंट्स है, बहुत सारे सेंटर्स में ऐसे हो रहा है कि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे टैलेंट्स है, तो आप सभी उसका डेटा रेडी कीजिए, फॉर्म्स रेडी कीजिए, मैक्सिमम फॉर्म भरवाइए। और सेकेंडली हम आई कार्ड के प्रोसेस पर लगे हुए हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको आई कार्ड मिल जाए, आपके फॉर्म हमारे पास आ जाए। हम इन सारी कार्यविधि में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच में फिर भी आप सभी से एक ही प्रयास करना चाहूँ, सभी को सबसे पहले तो सारे कोऑर्डिनेटर को दिल से धन्यवाद कि जिन्होंने इतने अथक प्रयास से इतनी सारी घर घर जैन श्राविका अभियान को पूरे शहर तक, पूरे गांव तक, पूरे गली, पूरे एक एक घर तक पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आप भी हमारे रियल सोल्जर्स हो। तो इसी तरह आप लगे रहिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। बस लोगों को ये समझाना है कि सिर्फ 20 रुपीज देने हैं और पूरे वर्ष में आपको कहीं पर भी कोई भी शुल्क नहीं है, सारे वर्कशॉप फ्री है। और हमारी जो वर्कशॉप है वो यूट्यूब, गूगल से बहुत डिफरेंट है। हम जो नॉलेज देते हैं, आपके जो शंका जो होती है, आपके डाउट्स होते हैं, सारे यहाँ पे क्लियर होते हैं और एक स्टेप अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिए, यूं ही अपना प्यार लुटाते रहिए और हम सब मिलकर अपनी एकता, अपनी मैत्री की पहचान को दुनिया के सामने लाते हैं। एक नई, मतलब एक बोलते हैं ना, एक नई इमेज के साथ हम अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। बस हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू अंजना जी। बस लास्टली मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आपको अभी बताया गया है, तो वैसे आप फॉर्म फिलअप करवाते रहिए, हमारे से जुड़ते रहिए। जो रह चुके हैं उन्हें भी बोलिए, क्योंकि आने वाले जो सेशन है वो इससे भी बहुत 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 बेहतरीन है। हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि अलग अलग सेशंस ले और आप हमसे जुड़े और कोई भी इससे वंचित नहीं रहे, क्योंकि हमारा एम जो है वो वही है कि सभी जो हमारी जैन श्राविकाएं हैं वो एक छत के नीचे आए और हम सभी इतने क्वालिफाइड हो कि हमें किसी की ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़े। लोग हमारे से पूछे कि भाई कोई ट्यूटर हो तो बताइए, हम आपसे सीखना चाहते हैं। यही फंडा, यही फॉर्मूला, यही थ्योरी लेके VNNO चलता है और आगे VNNO चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार, यानी कि 15-20 डेज के बाद फिर आप सबसे जुड़ेंगे। तब तक हम चाहते हैं कि जो हमारी ये स्ट्रेंथ हो वो डबल हो जाए, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं वो हम रिपीट नहीं करने वाले हैं, हर बार एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट all our VNO centers, VNNO coordinators worldwide to grow up, grow your team, grow your family and make a better place for each and everyone. चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय जिनेंद्र।